वाराणसी के भेलूपुर स्थित समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाबा साहब के विचारों और जीवन शैली पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार संविधान को बदलकर आरएसएस का संविधान लागू करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में इसे रोकने का संकल्प लिया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व महानगर अध्यक्ष ओपी सिंह ने की, संचालन योगेंद्र यादव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। कार्यक्रम में रीबू श्रीवास्तव, पूजा यादव, महेंद्र यादव, इकबाल कुरैशी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। में समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और आम जनता भी इकट्ठी है। आज सबको ये लगता है कि वो संविधान ही है जिसकी वजह से आज हम जी रहे हैं, वरना संविधान को ताक पर रख करके और संविधान को खत्म करने की मुहिम भाजपा वालों की है। और संविधान जो जितना है उसी वजह से आज लोग जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और पढ़ रहे हैं। वरना आप देखिए कि तमाम ऐसी स्कूलें हैं जो बेसिक स्कूल जितने थे, प्राइमरी स्कूल, उनको बंद किए जाने की कोशिश की जा रही है। किसानों के ऊपर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, उनके बीज खाद सब महंगे कर दिए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, महिलाएं जिस भी पेशे से जुड़ी हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, सखी समूह हो, चाहे वो किसी भी पेशे से जुड़ी हैं, उनके साथ आज कहीं भी न्याय नहीं हो रहा है। इनसे वोट लेने के लिए इन्हें तरह तरह के वादे किए गए, लेकिन उनका कोई वादा पूरा नहीं किया गया। आज सब सड़क पे हैं और अपनी मांगों के लिए सड़क पे इकट्ठी होती है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। तो हर तरफ से, चाहे वो किसी विभाग के लोग, आज बिजली विभाग वाले देखिए सड़क पर है, उनका निजीकरण किया जा रहा है। और निजीकरण करने से सबसे ज्यादा गरीबों को, किसानों को नुकसान होने वाला है, आम आदमी को नुकसान होने वाला है। तो ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है और आम आदमी के अधिकारों को, आम आदमी की सुरक्षा को किसी भी तरह से वो ताक पर रख सकती है। बाबा साहब संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग जब संसद इलेक्शन हो रहे थे संसद के, तो खुलेआम वो चैलेंज करके कह रहे थे कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें दीजिए, हम संविधान बदल देंगे। तो इनके मन में है, इनके जेहन में है, इन्होंने कभी संविधान को महत्व नहीं दिया और ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करके अपने आरएसएस के संविधान को लागू करना चाहते हैं, जिसने कभी देश की आजादी में न साथ दिया और ना ही आम जनता के हितों में कभी किसी ने काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर सलारपुर वाराणसी के दलित बस्ती में श्री राम रक्त फाउंडेशन और रचना अनाथालय द्वारा कपड़े और बिस्किट वितरित किए गए। बच्चों को बिस्किट व महिलाओं को कपड़े दिए गए। समाजसेवी दिव्यांश जायसवाल ने कहा कि वे लगातार गरीबों की मदद में लगे हैं। वहीं रचना अनाथालय के प्रबंधक विकास मौर्य ने बताया कि संस्था विभिन्न बस्तियों में सहायता कार्य करती रहती है। आज आप लोगों ने क्या करा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर? मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे उन्हें सशक्त नमन करना चाहता हूँ और देशवासियों और भारत पार्टियों को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके जन्म दिवस पे मैं हर्षोल्लास से सामाजिक कार्यक्रम में ले रहा हूँ। आज मैं रचना अनाथालय की तरफ से सलारपुर के दलित बस्ती में मैंने कार्यक्रम किया हुआ है, जिसमें से महिलाओं को कपड़ा वितरण, नाश्ता, ये सभी चीजें मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। बाबा साहब को लेकर क्या कहेंगे? बाबा साहब जैसे कई सदियों में एक बार जन्म लेते हैं, जिन्होंने भारत के संविधान दिया, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया, उन्होंने आरबीआई जैसे चीजों का गठन में योगदान रहा है। शायद ही हम देखे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की वजह से ही हमारा देश जो आरक्षण का मुद्दा हो या लोगों में समानता की भावनाएं हैं वो हमें दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि भारतवर्ष में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो शिक्षा के विचार है, समानता के विचार है, व्यक्ति विचार है, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार किस तरीके से गरीब असहाय के लिए काम कर रही है? अब मैंने देखा है कि मोदी जी, योगी जी ने भारत में हर क्षेत्र में गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने महिलाओं को भी आवास की योजना दी है, नल की व्यवस्था की है, स्वच्छता अभियान स्टार्ट किए हैं, लोगों को दवा, भोजन, पानी, वितरण की सभी चीज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जो कि हमारे समानता और आरक्षण के समरूप है, जो कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो आदर्श और विचार है उनको सम्मिलित रूप से समावित करता है। रचना अनाथालय को क्या कहेंगे? रचना अनाथालय जो कि श्री राम रतन फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जो कि हम जल्द ही इसे पूरे भारत में संचालित करने की कोशिश करेंगे और समय समय पे हर महीने में 1-2 कार्यक्रम के द्वारा समाज के जितने पिछड़े गरीब लोग हैं
शिक्षित हैं वहाँ तक मैं पहुँचने का प्रयास करूँगा। रचना थानलय लगातार गरीब व्यवसाय के लिए इस तरीके से कहा जाता है, और इस बस्ती में अपना किस तरीके से एनजीओ काम करेगा आपका? मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज गरीब और पिछड़ों के बीच में खड़ा हूँ, लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम सिर्फ यही के लिए नहीं है, भारत के हर जिले में हर जगह जाएगा। अभी मैं इसे बनारस क्षेत्र के हर गांव में ले जाना चाहता हूँ और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हर क्षेत्र में मैं पहुँच चुका हूँ। वाराणसी के श्री हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के विधि विभाग में व्याप्त लापरवाही के खिलाफ छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी है। छात्र नेता शुभम पटेल ने बताया कि कॉलेज में मूड कोर्ट, कंप्यूटर लैब, कॉमन रूम जैसी मूलभूत सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। विधि कक्षाएं भी मानकों के अनुरूप नहीं हैं। छात्रों की मांग है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए। धरने में सर्वेश तिवारी, मोनू कनौजिया, विशाल सिंह, विवेक कुमार, अभय यादव, अमन गुप्ता समेत कई छात्र लगातार भाग ले रहे हैं। अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। मुर्दाबाद 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 विधि विभाग मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मेरा नाम शुभम पटेल है, मैं इस महाविद्यालय का छात्र हूँ। किस लिए प्रदर्शन चल रहा है और क्यों चल रहा है? मेरा प्रदर्शन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, आज इसका 5वां दिन है। मेरा प्रदर्शन की कुछ मुख्य मांगे हैं। मुख्य मांगों में पहला मांग है विधि संकाय में मूक कोर्ट की व्यवस्था देना, जो अस्थायी रूप से बने और हमारे महाविद्यालय में आज तक मूक कोर्ट की सुविधा नहीं है। और दूसरी मांग है कि छात्र छात्राओं को बैठने की उत्तम व्यवस्था दी जाए, जिसे बॉयज कॉमन रूम और गर्ल्स कॉमन रूम जो ऑल इंडिया बार काउंसिल के नियमों के अनुसार होना चाहिए विधि संकाय में, वो आज तक नहीं बना हुआ है। दूसरी ये मांग है। और तीसरी मांग ये है कि महाविद्यालय में जो पुस्तकें हैं, 1985 के बाद नई पुस्तकें नहीं आई हैं। संविधान बराबर बदल रहा है, कुछ न कुछ नए नियमों को जोड़े जा रहे हैं, मगर नए बेरत नहीं आ रहे हैं। और वाचनालय की व्यवस्था और कॉमन रूम के साथ साथ डिग्री, जो सबसे बड़ा मुद्दा पूरे महाविद्यालय के लिए और ये जटिल मुद्दा 15 साल से 2009-10 सत्र से जब महाविद्यालय हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड हुआ, तब से आज सत्र 2024-25 चल रहा है। लगभग 15 साल बीत गए, एक भी डिग्री सेरेमनी नहीं कराया गया है। जैसे अन्य विश्वविद्यालय अन्य महाविद्यालय में कराया जाता है, सभी छात्र छात्राओं को सम्मानित तरीके डिग्री सेरेमनी करके डिग्री दिया जाता है, उनको विदाई समारोह कराया जाता है। मगर हमारे महाविद्यालय में शुल्क लेने के बावजूद भी इस डिग्री का सेरेमनी नहीं कराया जाता है। छात्र दोबारा अपना डिग्री पाने के लिए दोबारा शुल्क देता है महात्मा गांधी का विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जाकर के और फॉर्म भरता है। 15 से 30 दिन के भारी भाग दौड़ के बाद उसे डिग्री प्राप्त होती है। क्या लगता है कि किसकी लापरवाही है? क्या ये लापरवाही मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी महाविद्यालय की है, और महाविद्यालय की लापरवाही होने के नाते जिम्मेदारी कुलपति महोदय का बनता है कि इससे संज्ञान ले। और सबसे भारी संज्ञानता का अगर किसी को से देखना चाहिए तो ये ऑल इंडिया बार काउंसिल को देखना चाहिए कि इतने बड़ी लापरवाही कैसे इस महाविद्यालय में हो रही है। जब आपके निगरानी में आपके विभाग के कुछ सदस्य आए यहाँ स्क्रीनिंग करने, तब इनको दिखाया गया ये बॉयज कॉमन रूम आप देख सकते हैं बनाया गया, और जो कि इसका कोई डिस्प्ले ताला लगाया हुआ है, कोई सदस्य नहीं देखा गया। अब गर्ल्स कॉमन रूम इधर उधर बना के फालतू दिखाया गया, मगर उसमें कोई छात्र काम नहीं करते हैं। यही हम लोग की समस्या है। कितने दिन से धरना चल रहा है? धरना हम लोग का आज 5वां दिन अनिश्चितकालीन का है। धरना पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमबीए छात्र वेंकटेश मिश्रा का व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट का विरोध करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि सहपाठी आदेश तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य साथियों ने मिलकर उसे रॉड और ईंट से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये मामला बक्सा थाना क्षेत्र के कुल्हना मऊ हाईवे पर हुआ। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल है। सपा नेता हरीश मिश्रा, जिन्हें बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। सिगरा थाने में करड़ी सेना के तहरीर पर उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला मानहानि से जुड़ा है। करड़ी सेना के तहरीर पर दर्ज हुआ मामला, करड़ी सेना के पदाधिकारियों ने बीते दिन थाना चोलापुर पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा। इस पत्र में हरीश मिश्रा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों और मानहानि का आरोप लगाया गया है। चोलापुर थाना प्रभारी का बयान है कि चोलापुर निरीक्षक चोलापुर राकेश कुमार गौतम ने बताया कि करड़ी सेना द्वारा सौंपी गई तहरीर की जाँच की जा रही है। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला सिगरा थाना क्षेत्र का प्रतीत होता है, फिर भी शिकायत
शिकायती पत्र पर जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी काशी की भी पुष्टि। काशी क्षेत्र के डीसीपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही हरीश मिश्रा पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 1 लोता थाने में और 10 मुकदमे सिगरा थाने में दर्ज किए गए हैं। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल है। लगातार बढ़ते मुकदमों के चलते सपा नेता हरीश मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। करड़ी सेना द्वारा दर्ज कराया गया ताजा मामला उनके लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन चुका है और अब देखना यह है कि जांच के बाद पुलिस क्या कदम उठाती है। कि जो 12 तारीख को सिगरा थाना क्षेत्र में घटनाक्रम हुआ था, जिसमें अविनाश मिश्रा और स्वास्तिक उपाध्याय नाम के दो व्यक्ति थे, जिनकी हरीश मिश्रा से बातचीत हुई और उसी में झड़प हो गई और उसी में मारपीट हुई, जिसमें हरीश मिश्रा के जो मोहल्ले के लोग थे उनकी तरफ से इन दोनों व्यक्तियों को पीटा गया बुरी तरह से और इसमें क्रॉस मुकदमे जो दोनों में लिखे गए थे। इसी में सीसीटीवी के माध्यम से जो हमलावर थे वहाँ मोहल्ले के, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जल्दी ही इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और इसमें जो शुरू में दोनों पक्षों की तरफ से क्रॉस मुकदमे लिखे गए थे, उसके बाद जो यहाँ पे कार्यकर्ता कुछ आए थे यहाँ पे हरीश मिश्रा के सपोर्ट में, उन्होंने रोड जाम करने की कोशिश करी थी, उनके ऊपर भी रोड जाम का मुकदमा लिख गया है। और ये स्पष्ट किया गया है कि जो रोड है वो आवागमन के लिए है आम आदमियों की, और किसी भी तरीके का रोड जाम जो है नहीं किया जाएगा कहीं पे भी। और यदि कोई धरना प्रदर्शन करना है तो उसका एक निर्धारित स्थान है, वहीं जाके वो कर सकते हैं। और इसी में एक और जो मुकदमा है हरीश मिश्रा पे लिखा गया था कि इन्होंने जो इन दोनों व्यक्तियों को करणी सेना से जोड़ा गया था, तो एक करणी सेना के ही व्यक्ति द्वारा हरीश मिश्रा के ऊपर मानहानि का भी केस लिखाया गया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो करणी सेना है उसको फर्जी तरीके से इनके द्वारा अपने वक्तव्य में लाया गया है, जबकि ये जो दोनों व्यक्ति थे स्वास्तिक उपाध्याय और अविनाश मिश्रा, ये दोनों करणी सेना के मेंबर नहीं हैं। तो अभी क्या जो एक्यूज्ड हैं जितने, वो अभी क्या स्टेटस है उनका और आगे क्या होता है? देखिए, दोनों उपचार के लिए तीनों लोग गए थे, जो इनका उपचार बाद इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो बाकी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने इन दोनों व्यक्तियों पर हमला किया था, उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वाराणसी में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि बंगाल में जिस तरह से एक विशेष संप्रदाय द्वारा लगातार हिंसा की जा रही है और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। ये वही इंडियन गठबंधन है जो लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा की बात करता है, लेकिन आज जब बंगाल में उसी संविधान को रौंदा जा रहा है तो कोई नेता एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी खुद एक भी बयान हिंसा पे नहीं दे रही है। अधिवक्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत राष्ट्रवादी शासन लगाए, वरना बंगाल को बंगाल देश बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज बंगाल में जिस प्रकार से आओ नीचे करें, हिंसा बढ़िया से लगा हुआ था, एक संप्रदाय द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का, उसके विरोध में वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पुतला दहन सांकेतिक रूप से हमने किया है। ये खेद व्यक्त करने का विषय है, जो इंडी गठबंधन संविधान की रक्षा की बात पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान करता रहा, आज किस प्रकार से पूरे बंगाल में संविधान को जलाया जा रहा है और हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है, किसी इंडी गठबंधन के घटक दलों को यह दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना आज तक कोई भी वक्तव्य किसी भी नेता द्वारा बंगाल की इस हिंसा पे जारी किया गया है। बहुत दुख का विषय है कि ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री होते हुए एक भी टिप्पणी इस हिंसा पे नहीं अभी तक दी है। हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि जल्द से जल्द पूरे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अन्यथा बांग्लादेश बनते देरी बंगाल को नहीं लगेगी। और अगर हिंदू जाग गया पूरे भारत का, तो वो ऐतिहासिक दिन भी लिखा जाएगा और देखेंगी ममता बनर्जी किस प्रकार ये बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बल पे जो उत्पात मचाई हैं, उनको भी दिखाई देगा कि उसका प्रतिकार कितना घातक हो सकता है।
काशी के केदार घाट स्थित श्री विद्यापीठ में एक पत्रकार वार्ता हुई, जिसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि देश की किसी भी राजनीतिक दल को सच में गाय की चिंता नहीं है। उन्होंने बताया कि आज़ादी से पहले ही सभी पार्टियां गौ रक्षा की बात करती थी, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी केंद्र सरकार ने गाय की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि संविधान में भी लिखा है कि गौ हत्या पर रोक लगनी चाहिए, फिर भी इस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। शंकराचार्य जी ने बताया कि प्रयागराज कुंभ के बाद उन्होंने सभी बड़ी पार्टियों से गाय पर अपना मत बताने को कहा था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। संकल्प यह है कि मैं संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहां मेरा मतदान स्थल होगा, वहां जाकर के मतदान अवश्य करूंगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियां इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे। गुरुजी, गौ सुरक्षा के लिए आप मतदाता भी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके रामधाम बनाने की भी बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? बात यह है कि सबसे पहले तो गायों की पहचान करना, क्योंकि गाय और गाय के नाम पे दूसरे पशु को मिला दिया गया है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है। तो पहले तो गाय और गवै की पहचान करना, उसमें से जो शुद्ध देशी गाय है हमारी, जिसमें वेदोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका मूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है, उसकी सेवा के लिए अपने आप को आगे करना ताकि वो इधर उधर ना जाए, कसाई के हाथ में ना चली जाए, उसका संरक्षण करना। और साथ ही साथ जो बूचड़खाने ये कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस है गाय काटने, तो अब सरकारें तो सुन नहीं रही हैं, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे, पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय है उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको धावा बोलना पड़ेगा बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। गुरुजी, आप तलवार लेकर भी आगे चलने की बात कर रहे हैं, जो सेना होगी क्या वो ट्रेंड सेना होगी, कैसे? हाँ जी, जो सेना होगी उसमें हम भर्ती करेंगे, भर्ती करके सैनिक अभ्यास उनको कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ाई लड़ने। गुरुजी, आपने ये भी कहा कि तलवार गाय काटने वाला तलवार से काटा जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो नहीं काटा जाएगा। हम आपकी माँ को कोई काटता हो, आप क्या करोगे बताओ? हम आपकी माँ को कटता देख पाओगे? नहीं देख पाओगे बंधु। अभी भले हाँ कह दो, लेकिन जब मौका आ जाएगा ना तो नहीं सह पाओगे। तो हम कैसे सह रहे हैं हम ही जानते हैं। बहुत बड़ा पत्थर रखे हैं छाती पे, इसलिए 78 साल से रखे हैं। ये नेता कर देगा, वो नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी, वो पार्टी कर देगी। नहीं कर रहे हैं तब हमको अब ये बोलना पड़ रहा है, तब हमको इसके लिए आगे आना पड़ रहा है, ये बात। और हमारे पूर्वजों ने ये किया है, गौ रक्षा के लिए प्राण गंवाए हैं लोगों ने और लिए भी हैं, तो हम गंवाने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए भी तैयार हैं अगर वो परिस्थिति आएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन वो बूचड़खाने मान जाएंगे। हमको जब नोटिस हम देंगे तो हमको नहीं ऐसा भरोसा है कि कम से कम वो मानेंगे इस बार। गुरुजी, डेमोग्राफी बहुत तेजी से खुलेगा, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? वाराणसी पायलट जिला है हमारा। जो कुछ करेंगे गाय के बारे में पहले यही करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी को भी पता चलता रहे और उनकी सरकार को भी पता चलता रहे। गुरुजी, डेमोग्राफी बहुत आप लोगों के माध्यम से डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हिंदू की संख्या भी दिन प्रतिदिन। अरे भाई, डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्या गलत हो रहा है? आपकी डेमोग्राफी क्यों नहीं चेंज हो रही है? आप क्यों 2 बच्चे पर रुक जा रहे हो? आप बताओ। आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे पेट में जो है वो दाग पड़ जाएगा, मैं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करूंगा। उनकी तो नहीं कह रही है, तो उनकी डेमोग्राफी बढ़ रही है, घनीभूत हो रही है। आपके यहाँ भी आप पैदा करो ना, कौन मना करता है? लेकिन आप नहीं करोगे और वो पैदा कर रहे हैं तो आप कहेंगे उनकी डेमोग्राफी बदल रही है। वो बदलेगी। हमारे पूर्वज क्यों आपको आशीर्वाद देते थे कि बहुत पुत्र वाले हो जाओ, बहुत संतान वाले हो जाओ? आपने उसको बंद कर दिया कि हमें नहीं, बस एक ही काफी है, 2 काफी है। तो जब आप इस तरह से नाक भौं सिकोड़ रहे हो बच्चों से, तो स्वाभाविक है कि आपकी डेमोग्राफी कमजोर होगी, उनकी घनीभूत होगी। वो लोग समझते हैं कि लोकतंत्र में एक बच्चे का क्या महात्म्य है।
आप नहीं समझ रहे हो, और नहीं समझने का परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। और किसको भोगना पड़ेगा बताओ? गुरुजी, लोकतांत्रिक तरीके से बने कानून का विरोध हो रहा है, विरोध के स्वरूप हिंदू मारे भाई जा रहे हैं। लोकतांत्रिक रूप से जो कानून बनते हैं, लोकतांत्रिक रूप से उनका विरोध करने का अधिकार लोग को होता है, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में तो ये होता ही रहेगा। लेकिन विरोध स्वरूप हिंदू मारे जा रहे हैं मुर्शिदाबाद। भाई हिंदू इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं कि कानून है, हिंदू इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो कमजोर हैं, उन्होंने अपने पराक्रम को छिपाया हुआ है, वो समझते ही नहीं है कि मेरे अंदर बल है। और अगर उनके प्रति शहर के कई प्राइवेट स्कूल पर सीबीएसई के नियमों की अनदेखी और मनमानी फीस वसूलने के आरोप लगे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर मंत्री अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इंपीरियल पब्लिक स्कूल, वनेता पब्लिक स्कूल, आर्यन पब्लिक स्कूल और कई जैसे सीबीएसई के तय नियमों का पालन नहीं कर रहे। स्कूल में ना तो टीकाकार के क्लासरूम है और ना ही साइंस, कंप्यूटर, मैथ्स और लाइब्रेरी जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी कोई खास व्यवस्था नहीं है इन स्कूलों पर। यह आरोप है कि वे हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा देते और पेरेंट्स को तय दुकानों से ही किताबें और कॉपियां खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे बच्चों के माता पिता पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इंपीरियल पब्लिक स्कूल में तो RTE यानी मुफ्त शिक्षा योजना के तहत चुने गए बच्चों से भी जबरन पैसे मांगे गए। अभिषेक श्रीवास्तव ने प्रशासन से मांग की है कि इन स्कूलों की पूरी जांच कराई जाए ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और गरीब बच्चों को भी ठीक से पढ़ाई का हक मिल सके। लड़के इम्प्रूव करते हैं, सही बात है, लेकिन कहाँ ये है कि भाई आप जो है गार्जियन का गला दबा के आपको लीजिए। गार्जियन से अगर 2 दिन या 4 दिन अगर लेट हो जाता है फीस जमा करने को लेके, तो टीचर्स जो है बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, बच्चों को क्लास से निकाल देते हैं। अब ये घटना अपने प्रतापगढ़ की हुई है। कक्षा 9 की बच्ची थी, उसको जो है बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा थी। उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। उस घर से, उस परिवार से जाके पूछे कि कितनी तकलीफ होती है जब कोई बच्चा जो है घर छोड़ के जाता है। जो तो ये सुविधाएं जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार क्यों नहीं जो है सरकारी स्कूलों पे ऐसी सुविधाएं दे कि लोग प्राइवेट में ना जाएं? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ जो है कि जितने भी प्रतिनिधि मंडल हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री, जितने प्रतिनिधि मंडल है, अगर वो अपने अपने क्षेत्रों के या अपने अपने विधानसभा के अगर स्कूलों को वो गोद लेके उसको बेहतर अगर करे ना, तो ये सारे प्राइवेट स्कूल जो है घुटने पे आ जाएंगे। ये इसको बेहतर करना चाहिए, उसमें शिक्षा बेहतर करनी चाहिए। उसमें जो टीचर्स ये रख रहे हैं 60,000 70,000 रुपये ये जो सरकारी टीचरों को दे रहे हैं, ये उसकी जगह आप जो है शिक्षित टीचर रखिए ना, प्राइवेट टीचर रख के पढ़ाइए ना, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाते हैं जो है, ऐसे आप रख के पढ़ाइए। आप कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है क्योंकि 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट को हो गई, देखिए, और 9 साल 8 साल हो गया। नहीं, सरकार की गलती है, सरकार ने तो गाइडलाइन निकाला है इसके लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, सरकार की कोई बात नहीं मान रही। सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार एक्शन ले रही है। अभी देखिए 66 स्कूलों पे जो है जुर्माना लगा हुआ है। सरकार एक्शन ली है, लेकिन आपको ऐसा कार्य नहीं करना होता है। सरकार भी तो कहीं ना कहीं बैठी हुई है। बिल्कुल, लेकिन जो यहाँ अधिक सरकार ऊपर का राजा तो हमारा ईमानदार हो, लेकिन जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, वो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए कितने ऐसे स्कूलें हैं जिसमें ये जो है निरीक्षण किए हैं कि वहाँ पे फायर की सुविधा है कि नहीं है, पानी RO पानी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। पैसे तो पूरा ले रहे हैं ना। मान लीजिए गर्मी का दिन है इस समय, अगर आग लग गया अगर, तो उसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? फायर की कोई सुविधा है वहाँ नहीं। 4 तला 5 तला बिल्डिंग बना दी है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है फायर की। उनकी आप गाड़ियाँ देख लीजिए, आप कितनी जर्जर अवस्था में गाड़ियाँ हो चुकी हैं उनकी जो है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इलेक्ट्रिक बस चलाइए ना, सरकार भी तो इलेक्ट्रिक बस चला रही है। आप इतना पैसा कमा रहे हैं खाली अपना जेब भरने के लिए जो है, तो आप इलेक्ट्रिक बस चलाइए, आप सुविधाएँ दीजिए अगर पैसा ले रहे हैं आप तो। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में काशीकृति 2025 कार्निवल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के वाराणसी ऑडिशन की सफलता पर चर्चा हुई। आयोजकों ने आगामी चरणों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्कशॉप, मेंटोरशिप सेशन और लाइव प्रदर्शन कार्यक्रम जल्द शुरू होंगे। चयनित प्रतिभागियों की सूची और आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी, अन्य शहरों में ऑडिशन आयोजित करने की योजना और संभावित तिथियां, स्थानीय संस्कृति और युवाओं को राष्ट्रीय मंच देने की प्रतिबद्धता, मीडिया से संवाद में पारदर्शिता और सहयोग का आश्वासन। इस अवसर पर पूजा बराट, सत्यजीत बराट, वैभव शर्मा, नवाब विक्की सिंह, प्रतिमा पांडे, शिवांश त्रिपाठी, गौरव श्रीवास्तव, योगेश योगी और श्रद्धा मौर्य उपस्थित रहे। जी, मेरा नाम वैभव शर्मा है और मैं साकेत नगर कार्निवल ग्रुप ऑफ आर्ट्स का डायरेक्टर हूँ। किस प्रकार की प्रेस वार्ता रखी गई है? जी, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, इसमें हम लोग जो है हर उम्र के और हर क्षेत्र के
टैलेंट्स को खोजने के लिए एक हम लोगों ने टैलेंट हंट रखा हुआ है, जिसको हमने काशी कृति नाम दिया है। और इसका पहला ऑडिशन हम लोगों ने वाराणसी में रखा है। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे बच्चे हर वर्ग के, हर क्षेत्र के अगर इसमें जो आते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा भविष्य के लिए। वैभव सर, काशी कृति 2025 फर्स्ट एडिशन है, और क्या इसके पहले भी आप लोगों ने रखा है, और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो है काशी के युवा? देखिए, काशी में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। हर गली मोहल्ले में बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और सिर्फ एक ही वर्ग नहीं, हर वर्ग में टैलेंट है। लेकिन एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है उनको एक उत्साह देता है, कुछ आज अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ये जो हम लोग का काशी कृति का जो पहला हम लोग का ये वर्जन है, जो हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम लेके आए हैं वाराणसी में, तो इसमें हम लोग 6 सिटीज़ को सिलेक्ट किए हैं और एक एक करके उन सिटीज़ में ऑडिशन होना है। और कुल मिलाकर के हम लोग का टारगेट लगभग 450 से 500 बच्चों के टैलेंट को तराशने का है। ऑडिशन सर मतलब क्या रखते हैं? सिंगिंग है, डांसिंग? जी, इसमें सिंगिंग रखी गई है, सिंगिंग के साथ साथ इसमें डांसिंग रखी गई है, और उसके साथ मॉडलिंग रखी गई है। और सिंगिंग डांसिंग में हर तरह का जो है आर्ट फॉर्म, जिसमें क्लासिकल, सेमी लाइट, सब कुछ उसमें ऐड किया गया है। क्या करना चाहेंगे युवाओं के लिए फ्यूचरिस्टिक रूप से कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक वैल्यू रखता है? देखिए, प्रतिस्पर्धा हमेशा से जो है वो स्वस्थ होती है। प्रतिस्पर्धा जब युवाओं के बीच में होती है तो नए नए हीरे तराश के निकाले जाते हैं उनमें से, तो युवाओं को हर तरह से जो है लाभ ही पहुंचाएगा। और ऑलरेडी इसमें जो है 45, 35 और 10 साल के बच्चे, मतलब हर उम्र के लोग इसमें बढ़ चढ़ के, और मेल फीमेल सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जैसा हम लोग के पास अभी इसका रुझान आ रहा है। आने वाले जो ऑडिशन है वो कहाँ रखेंगे, सब कुछ उसका प्रारूप? देखिए, हम लोगों ने फिलहाल बनारस से शुरू किया है, और बनारस के बाद फिर हम लोग गाजीपुर का रखना है। फिर हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि फिर चंदौली का एक अलग से रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने गोरखपुर का भी कोशिश किया, गोरखपुर रखने का रखा है। उसके बाद पटना की तरफ भी मूव करने का ऐसा कुछ विचार हम लोग का है, इलाहाबाद है। मतलब कुल मिला के आसपास के जो पूर्वांचल से रिलेटेड कोशिश करेंगे कि सेंटर से ज़्यादा टैलेंट को कवर कर लें हम लोग। भोजपुरी को भी उठाएंगे? कोशिश तो है, अगर वो भी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। और हम चाहते हैं कि देखिए, इसमें किसी तरह का कोई ऐसा नहीं रखा गया कि सिर्फ हिंदी वर्ग को ही प्रोत्साहित करना है, टैलेंट किसी भी वर्ग में हो सकता है। जी। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही। इस सिलसिले में आज विधान परिषद सदस्य एमएलसी आशुतोष सिन्हा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पहुंचे, जहां उन्होंने कुलपति से मुलाकात की और छात्रों की ओर से चुनाव कराए जाने की मांग को मजबूती से रखा। एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्र हितों के लिए जरूरी है। छात्रों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कुलपति से आग्रह किया कि चुनाव को लेकर जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए। देखिए, जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव बंद हो गए हैं, और माननीय मंत्री जी ने जब हमें जवाब में लिख के दिया तो उन्होंने लिखा कि कुलपतियों को आदेशित किया गया है कि छात्र संघ के चुनाव कराएं। तो एक विषय बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब छात्र संघ के चुनाव होते तो शायद जो हमारे छात्र आज हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में धरने पर बैठे हैं, उनको धरने में बैठना नहीं पड़ता। और धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि मूलभूत समस्याएं हैं, छात्रों की मूल समस्या, विधि के छात्रों की मूल समस्या है। मूड कोर्ट नहीं है वहाँ कॉमन रूम नहीं है, वहाँ कंप्यूटर के क्लासेस नहीं चल पा रहे। तो जो मूलभूत समस्या है उससे छात्र आज परेशान है, जिसको लेकर कई दिनों से लगातार धरने पर, अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं हमारे महाविद्यालय के छात्र हरिश्चंद्र कॉलेज के। तो वो सारी समस्याओं को लेकर, उसके अलावा कुछ शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कई महत्वपूर्ण विषय पर आज कुलपति महोदय से हम मिलने गए थे, उनसे वार्ता की, और मुझे इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी समस्याएं मैंने बताई है अतिशीघ्र उसका समाधान करते हुए हमको अवगत कराने का काम करेंगे।